सदा नगारा कूच का बाजत आठों जाम। सदा नगारा कूच का बाजत आठों जाम। रही मन या जग आई के का करी रहा मुकाम। रही मन का करी रहा मुकाम। इस दोहे में रहीम जीवन मृत्यु की व्याख्या करते हैं। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। इसका समय सभी के लिए अनिश्चित है। यह कभी भी कहीं भी बिन बुलाए किसी को भी आ सकती है। आठों पहर इस दुनिया से कूच कर जाने का नगाड़ा बजा करता है। हर पल कोई न कोई इसका निवाला बन रहा है। इस जगत जिसे मृत्यु लोक भी कहते हैं में आकर कोई हमेशा नहीं रह पाया है। मृत्यु लोक में स्थायी आवास किसी का नहीं है। इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। मेरे संगी दोई जरग, एक वैष्णो एक राम। मेरे संगी दोई जरग, एक वैष्णो एक राम। वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम कबीरा, वो सुमिरावे नाम। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे केवल दो साथी हैं, भक्त और राम। वो मुझे भगवान को याद करने और मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो तू चाहे मुक्ति को, छोड़ दे सबकी आस। जो तू चाहे मुक्ति को, छोड़ दे सबकी आस। मुक्त ही जैसा हो रहे, सब कुछ तेरे पास कबीरा, सब कुछ तेरे पास। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको सभी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। एक बार जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन है सोवना, लंबे पाँव पसार कबीरा, लंबे पाँव पसार। तुम क्यों सो रहे हो? उठो और भगवान को याद करो। एक दिन होगा जब पैरों को फैलाकर हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय। अब के बिछड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे जाए। कबीर जी कहते हैं कि एक पेड़ से पत्ता कहता है कि वह हमेशा के लिए दूर जा रहा है और अब कोई पुनर्मिलन नहीं होगा। अर्थात जब आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग कर पर ब्रह्म में लीन हो जाती है तो वापस नहीं आती। मालिन आवत दे
कलियन कहे पुकार, मालिन आवत देख के। कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए, कली हमारी बार। कबीरा कली हमारी बार। मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो। सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम। सदा नगारा कूच का, बाजत आठों जाम। रही मन या जग आई के, का करी रहा मुकाम। रही मन का करी रहा मुकाम। मेरे संगी दोई जरग, एक वैष्णो एक राम। मेरे संगी दोई जरग, एक वैष्णो एक राम। वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम। कबीरा वो सुमिरावे नाम। मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हमरो। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरा हम हंसे जग रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरें तो दुनिया रोए और हम हंसें। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरा बहुरी न लागे डार। अर्थात मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लग सकता। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोय। 5 पहर धन दे गया, 3 पहर गया सोय। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। कबीरा मुक्ति
मुक्ति कैसे होए। अर्थात 5 प्रहर काम पर गए, 3 प्रहर नींद में बिताए, आखिरी 1 प्रहर में भी भगवान को याद नहीं किया। अब आप ही बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। कबीरा भया कबीर उदास। अर्थात यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। धन्यवाद। सबको मेरा नमन है। मृत्यु जीवन का एकमात्र शाश्वत एवं नियत सत्य है। मृत्यु के उस रहस्यमय सोपान पर पहुंचकर प्राणी कहाँ गया, क्या हुआ उसका कोई नहीं जानता। आत्मा है, नहीं है, शाश्वत है, नश्वर है। जीवन मृत्यु की व्याख्या एवं दर्शन विद्वानों के लिए है। हर पंथ, हर धर्म में अलग है, लेकिन ये विद्वानों के लिए है। हम साधारण मानव के लिए तो अपने किसी साथी, प्रिय, दोस्त का जाना, काल कवलित होना का एक ही अर्थ होता है, वेदना, दुख और उसकी यादों को सजोना। आज हम सब भी एक साधारण मानव की तरह अपने से बीच गए हुए, बिछड़े हुए अपने प्रिय, अपने संबंधी, अपने दोस्तों की याद के लिए हैं। और उसी याद में ये प्रयास है उनको याद करके अपना दुख बांट सकें हम सब आपस में। डॉक्टर मुक्ति भटनागर, जो इसी मेडिकल कॉलेज से 1974 की छात्रा थी, इसी वर्ष 27 जून को उनका देहावसान हो गया कोविड की वजह से। 7 जून को। उनकी यादों को सजोने के इसी क्रम में मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा उनके गुरु श्री बीबी सहाय सर को और उनके पति, जीवन साथी श्री अतुल भटनागर को कि कृपया आएं और दीपांजलि दें। वो पंखा बंद कर रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा उनके पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू और दामाद, उनसे आग्रह करूंगा डॉक्टर शल्य, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर कृष्ण, डॉक्टर आकांक्षा, अवनी और उनके साथ सहयोगी
इसी क्रम में मेरा आग्रह है डॉक्टर ऋषि सहाय और डॉक्टर शरद वर्मा, आप लोग भी आएं और अपनी श्रद्धा सुमन ज्योति के रूप में अर्पित करें। डॉक्टर रोहित रविंदर, आप डॉक्टर मुक्ति के दामाद हैं, वो उनके लिए उनका इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, जिसके हम मोहताज तो नहीं हैं लेकिन एक परंपरा है। प्लीज़। धन्यवाद सर। Dr. Mukti Bhatnagar was a dynamic, versatile, charismatic, and multidimensional personality. She was a professor in medicine and a teacher of high acclaim and repute. She was born in the holy city of Allahabad, Uttar Pradesh, India, in the prestigious family of educationist, doctor, civil servant, which somewhat predestined her future and purpose as medical professional. She completed her graduation and post-graduation in general medicine from MLN College, Allahabad. She added to her professional qualification by attaining specializations such as postgraduate diploma in maternal and child health and in geriatric medicine from Indira Gandhi National Open University, New Delhi. She was a loving teacher. She was also adjudged the best teacher of Subharti Medical College, Meerut many times. She had been a fabulous researcher and guide and had attended many scientific sessions in more than 65 national, international workshops and conferences. She had most coveted distinction of presentation on lectures on physical disability in elderlies and on physical rehabilitation, disabilities in old age, before an august gathering of SAARC member of countries. In recognition of her dedicated service in field of education, health and social service, she was conferred with the UP Ratna by All India Conference of Intellectuals. She received the Mahila Gaurav Samman on International Women Day from UP Film Photojournalism Welfare Association for her commitment to the cause of women upliftment and empowerment. She was decorated with Rajiv Gandhi Shiromani Award by National Integration and Economic Council, New Delhi, for her uninstinct contribution towards the spread of peace and harmony in the community. She was also honored for the service towards the women welfare on International Women's Day by CCS University, Meerut. She was also facilitated by the Consortium of Competence in Education for her excellence in this field. On the national medical platform, she was a member of MCI. She was presented guest lecture on Hippocratic Oath on revisiting in present medical scenario at Coimbatore, and that was authorized in much acclaimed API Medical Update Volume 23, Chapter 149, with the title of Hippocratic Oath Revisiting in the Present Medical Scenario. She had been a philanthropist and social activist with the special concern for the upliftment of social economic group of the society. She was executive member of Administrative Committee for Rural, Primary and Secondary Schools. She was one of the pioneer who started Subharti movement for the social service and equability
She was the founder and president of Subharti KKB Charitable Trust, Dr. Jagat Narayan Subharti Charitable Trust, and MTV Buddhist and Religious and Charitable Trust. She established 2 universities, Swami Vivekanand Subharti University at Meerut and Ras Bihari Bose Subharti University at Dehradun. She also established several charitable institutions of health and education in Meerut, Ghaziabad, Hapur, Bijnor district of Uttar Pradesh. She was actively involved in providing social service to poor and downtrodden in different ways. Another project very close to her heart was education of children of laborers, for which she established a school. Swami Vivekanand Subharti University conferred D. Lit. Honoris Causa in recognition of her outstanding work as rare exemplar who enrich humanities in particular and humanity at large. She established Samrat Ashok Subharti College of Buddhist Studies and Rahul Sanskriyan Subharti School of Language to promote the studies and research in the field of Buddhist literature and ancient Pali language. She had also initiated the construction of Buddhist monasteries and Buddha garden in Meerut. Considering her patronage to Buddhist studies and spreading philosophy of Lord Buddha in various parts of India and abroad, she was invited to Myanmar by His Holiness Sandemar Abhivasa, Secretary General of Mahayana Committee of Myanmar in 2018. He was bestowed Sangha Mata title on her. She was a legend and Allahabad feel proud she was born here. And in similar way, the MLN Medical College shall always remember having produced such a doctor having multidimensional personalities. We pray your soul may rest in peace. Thank you. (1982) 1982 में डॉक्टर मुक्ति भटनागर ने डॉक्टर अतुल कृष्णा के साथ 7 फेरे लिए, सतपदी की, लेकिन वो पहले चली गई। ये उन्होंने वो वादा तोड़ा। उनकी यादों को सजे हुए डॉक्टर अतुल से मैं आग्रह करता हूँ अपनी जीवन संगिनी के लिए कुछ शब्द। एलुमनाई एसोसिएशन के इस रमणीक लॉन में डॉक्टर मुक्ति को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सबको सादर नमन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने भाव आप लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कि डॉक्टर आलोक ने मुझको आदेश किया है, तो मैं निवेदन करूँगा अपने सहयोगी विवेक जी से कि मैंने अपने भाव कुछ कलमबंद किए हैं, वो यहाँ आप लोगों के सामने पढ़कर मेरे भाव से आपको अवगत कराएं। विवेक जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम पुण्यात्मा के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और रेस्पेक्टेड सर के भावपूर्ण हृदय उद्गार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संभवतः यह आपको नहीं पता होगा कि डॉक्टर मुक्ति जी वर्ष 2014 से छाती के कैंसर का रोग से पीड़ित थी। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका ऑपरेशन इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के ही उनके सीनियर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया। उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी हो गई। एक तरह से उन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त कर ली थी। हाँ, कीमोथेरेपी तो चलती थी और हम तिब्बत वाली दवा भी देते रहते थे। सभी कुछ कंट्रोल में था। वो सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी।
बच्चों की क्लास लेती थी और सामान्य की तरह पूरा जीवन व्यतीत करती थी, परंतु कोरोना की दूसरी लहर के कारण बस वो घर पर ही थी। मेरठ और देहरादून दोनों जगह पर सुभारती अस्पताल को सरकार ने कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया था। मैं और मेरा बेटा डॉक्टर कृष्णा मूर्ति उनकी जानकारी एवं सहमति से कोविड रोगियों को व्यक्तिगत रूप से मिलकर देखते थे। हम दोनों सुरक्षा के सभी नियमों को ध्यान में रखते थे, पर लगता था दुर्भाग्य से मेरे या कृष्णा में से कोई कोरोना वायरस का वाहक बन उस रोग को उन तक ले गया। कोरोना इन्फेक्शन ने उनके शरीर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर दी। कोरोना के कारण उन्हें डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोरिगोपैथी हो गई थी, जिसे हम अच्छे से अच्छा इलाज देकर भी काबू नहीं कर पाए और वो 7 जून को मुझे और मेरे बच्चों को तड़पता हुआ छोड़कर चली गई और अब बस यादें शेष हैं। थोड़ी सी यादें आपके साथ साझा कर रहा हूं। वर्ष 1982 में एमएस की डिग्री प्राप्त कर मेरठ में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था। उस समय डॉक्टर मुक्ति एमडी के अंतिम वर्ष में थीं। 1 मई को हमारा विवाह हो गया। दिसंबर तक मैं मेरठ में रहा और मुक्ति इलाहाबाद में। दिसंबर 1982 में मुक्ति जब मेरठ में आई तो मेरठ में मेरी छोटी सी क्लिनिक चिकित्सा निकेतन पर मेरे साथ बैठना आरंभ किया। स्वर्गीय डॉक्टर जगत नारायण इलाहाबाद के विख्यात चिकित्सक रहे थे एवं इलाहाबाद में उनका एक चिकित्सालय भी था जो उनकी असामयिक मृत्यु के उपरांत बंद पड़ा था। एक दिन डॉक्टर मुक्ति ने कहा कि मेरी इच्छा अपने पिता के द्वारा स्थापित अस्पताल को चलाने की थी। इसमें मुझे कोई समस्या भी नहीं थी क्योंकि मेरठ में मेरी कोई संपत्ति नहीं थी और घर तथा क्लिनिक भी किराए पर थे। प्रैक्टिस भी अभी आरंभिक दौर में थी। हमने इलाहाबाद शिफ्ट होने की योजना बनाई, परंतु विधि की हमारे विषय में कुछ और ही योजना थी। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि अंततः हमने मेरठ में ही रहने का निर्णय लिया। एक दिन मुक्ति ने मुझसे कहा कि इलाहाबाद में कुछ लोग मेरी माँ से पूछते हैं कि क्या कोई सरकारी पेशे वाला नौकरी वाला लड़का नहीं मिला था जो एक निजी प्रैक्टिस वाले लड़के से मुक्ति की शादी कर दी। उन दिनों मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य के रिक्त पद प्रकाशित हुए थे। मैंने कटाक्ष स्वरूप कहा कि ठीक है, मैं प्रैक्टिस छोड़कर नौकरी कर लेता हूँ। मुक्ति ने रुष्ट होते हुए कहा, मैंने ये इसलिए नहीं बताया कि तुम नौकरी कर लो, वरन इसलिए बताया कि मुझे ऐसे लोगों को उत्तर देना है। मैंने कहा मैं प्रयत्न करूंगा, तो तपाक से वो बोली, मैं नहीं, हम ऐसा करेंगे कि लोगों को समुचित उत्तर मिल जाए कि मेरी माँ और जीजा ने मेरा विवाह तुमसे क्यों किया। तनिक सोचिए, जब एक पत्नी अपने पति से यह कहे तो पति में कितना उत्साह और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। आज जो भी सुभारती ने हासिल किया है, यह उस उत्साह और विश्वास के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा उत्तर कोई क्या दे सकता था जो मुक्ति ने उन लोगों को दिया। वो एक सफल योजनाकार थी जो केवल योजना बनाना ही नहीं जानती थी, वरन उन्हें क्रियान्वित कैसे किया जाता है वो भी जानती थी। मैंने मेरठ में अपना सफ़र एक नर्सिंग होम में एक चैम्बर लेकर किया था। जब मुक्ति मेरे जीवन में आई तो मैंने एक बड़ा हॉल लेकर उसमें एक छोटा सा ओटी बना लिया। स्टरलाइजेशन का एक कमरा था और हॉल में 6 घरेलू फोल्डिंग बेड डाल रखे थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर मुक्ति भी उस छोटी जगह में मेरे साथ बैठी और फिर उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि चलो कोई बड़ी जगह देखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ना होगा। एक बड़ी जगह किराए पर ली और डॉक्टर मुक्ति अपने इलाहाबाद के अस्पताल जो उस समय बंद पड़ा था से सामान ले आई। इस प्रकार 6 से 20 बेड का अस्पताल हमने आरंभ किया। हमने उस नर्सिंग होम का नाम अम्मा को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने मेरे जीवन में मुक्ति को प्रविष्ट कराया, कमल नर्सिंग होम रखा। आप लोग जानते हैं कि मेरी सासू माँ का नाम डॉक्टर कमल नारायण था। कुछ समय पश्चात डॉक्टर मुक्ति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में और दिल्ली की एक प्रतिष्ठित क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड का प्रशिक्षण लिया। फिर वो इंग्लैंड गई और वहाँ जाकर प्रशिक्षण लिया। मेरठ का पहला अल्ट्रासाउंड हंस अल्ट्रासाउंड के नाम से उनके द्वारा ही आरंभ किया गया। इस अल्ट्रासाउंड की इतनी प्रसिद्धि हुई कि दूर दूर से लोग डॉक्टर मुक्ति के नाम पर आते थे। वे अल्ट्रासाउंड की सबसे विख्यात विशेषज्ञ बन गई।
वर्ष 1987 में मेरठ में सांप्रदायिक दंगा हो गया। सैकड़ों दंगाइयों ने कमल नर्सिंग होम पर हमला बोल दिया। पूरे शहर की हालत इतनी खराब थी कि पुलिस का कोई अता पता नहीं था। मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं, सिवाय इसके कि मैंने नर्सिंग होम के बाहर का लोहे की जाली का गेट बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। मेरे पास लाइसेंस की एक 2 नाली बंदूक थी। मैं ऊपर घर से उसे लेकर नीचे की ओर भागा, तभी डॉक्टर मुक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या करने जा रहे हो? ऐसे संभालोगे इस नाजुक स्थिति को? तुमने एक भी गोली चला दी तो आज यहां लाशों के ढेर लग जाएंगे। मैंने कहा, मैं क्या करूं? ये लोग दरवाजा कुछ ही देर में तोड़ देंगे। उन्होंने कहा, आज हमें अपनी जान पर खेलना होगा। मेरी बेटी शल्या 2 वर्ष की थी। वो बोली, सारे धर्म विशेष के लोगों और नर्सों को लेकर ऊपर शिफ्ट कराओ। मैं ऊपर का दरवाजा बंद कर लूंगी और वादा करती हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका बाल बांका नहीं होने दूंगी। तुम निहत्थे नीचे जाओ और लोगों को बस हाथ जोड़कर समझाओ, समय खींचो। मैं फोन से कोशिश करती रहूंगी कि पुलिस आ जाए। अगर तब तक भी पुलिस नहीं आती, जब तक वो दरवाजा तोड़ते हैं, तो पहले नीचे तुम शहीद होना और फिर मैं और मेरी बेटी शल्या। क्या साहस था, क्या दूरदर्शिता थी उस महिला में, अकल्पनीय। तनाव का एक चिन्ह मस्तक पर नहीं था, बस एक संकल्प कि हमारे रहते किसी रोगी या नर्स का बाल बांका ना हो जाए। मैंने वैसा ही किया। लगभग आधा घंटा झेला। पुलिस सहायता के लिए आ गई। बस मेरे पेट में किसी के भाले की नोक लगी थी, पर भाला खाल के ज्यादा अंदर नहीं गया था। उस दिन किस प्रकार उनके साहस और दूरदर्शिता ने सबकी जान बचाई, मेरे मस्तिष्क में अमिट रूप से उत्कीर्ण है। इस घटना पर दूरदर्शन पर आधे घंटे की एक उपकथा प्रसारित की गई। नमन है ऐसी विलक्षण नारी को। बावजूद इसके कि मेरठ में ही रहने का निर्णय हम दोनों ने मिलकर लिया था, पर उनके मन में सदा यह पीड़ा थी कि वो इलाहाबाद में अपने पिता के अस्पताल को नहीं चला पाई। वर्ष 1991 में इलाहाबाद में अम्मा अकेली थीं। डॉक्टर मुक्ति अम्मा की सेवा व देखरेख के इलाहाबाद जाना चाहती थी। इलाहाबाद जाने के लिए हम दोनों इलाहाबाद के अस्पताल को चलाने की उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती, अम्मा की देखभाल भी हो जाती। मेरी प्रैक्टिस भी इतनी हो गई थी, उस समय मेरे इलाहाबाद आने की कोई संभावना नहीं थी। अम्मा किसी भी तरह तैयार नहीं थी कि मुक्ति मुझे छोड़कर इलाहाबाद रहे। हमने योजना बनाई कि हम ये दिखाते हैं कि डॉक्टर मुक्ति और बच्चों को मेरठ में असामाजिक तत्वों से खतरा है। 1987 के दंगों की याद भी अभी धूमिल नहीं हुई थी, अतः यह तर्क चल सकता था। इस प्रकार अम्मा मुक्ति को इलाहाबाद आने देंगी। हमने वैसा ही किया। लगभग 10 वर्ष ये नाटक चला और डॉक्टर मुक्ति इलाहाबाद रहीं। जरा सोचिए, एक और डॉक्टर मुक्ति इलाहाबाद के पूरे घर की देखभाल करती थी, अपनी माँ की सेवा करती थी और अपने अस्पताल चलाती थी। उस समय बच्चे 1 से 6 वर्ष के थे। बच्चों की परवरिश करना, संस्कार देना, ये सब भी वो करती थी। मैं लगभग हर 15 दिन में आता तो रहा, पर मैं कोई सहायता नहीं कर पाता था। हाँ, कभी कभी यहाँ के नर्सिंग होम में ऑपरेशन जरूर कर देता था। एक महिला अपने बल पर क्या कुछ कर रही थी, आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। डॉक्टर मुक्ति ने यह सब पूरी तन्मयता के साथ किया। उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वर्ष 2000 में जब मेरा भीषण एक्सीडेंट हुआ तो सूचना मिलते ही वो मेरठ आ गई और इलाज का पूर्ण निर्देशन किया। जब तक वो आई तब तक मेरे पेट का ऑपरेशन हो चुका था, परंतु मेरा कूल्हा अभी टूटा हुआ था, उसका भी ऑपरेशन बाद में होना था। कूल्हे के प्रतिस्थापन की बात थी। देश विदेश के मशहूर डॉक्टर से परामर्श कर उन्होंने ही फैसला लिया कि ऑपरेशन कौन सा होगा, कौन करेगा, कहाँ करेगा। मैं तो उन दिनों बेसुध था। उनके सटीक निर्णय का नतीजा है मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। 2020 में एक छोटे से पेट के ऑपरेशन के बाद मुझे असाध्य पेनकेटाइटिस बीमारी हो गई। बचने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टर मुक्ति खुद बीमार होते हुए भी डॉक्टर से लगातार वार्ता, इलाज के दिशा निर्धारित करती रहीं एवं बच्चों को उनके दायित्व के प्रति उनका दिग्दर्शन करती रहीं। अपने गंभीर रोग पर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से काबू पा लिया था।
मेरी लगभग 8 माह की पूरी अनुपस्थिति में सुभारती के दोनों विश्वविद्यालयों, समस्त चिकित्सालयों एवं विद्यालयों का संचालन उनके नेतृत्व में इस प्रकार हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये था उनका प्रशासनिक कौशल। एक पुरानी बात याद आ गई। वर्ष 1996 में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता था, जिसके लिए अनिवार्यता पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के डॉक्टर मुक्ति ने दिलाया इलाहाबाद में अपने प्रयत्नों से। मेरठ के तत्कालीन कुलपति केसी पांडे, तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक सिंगल एवं तत्कालीन प्राचार्य मेरठ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर उषा शर्मा के सक्रिय सहयोग से मेरठ के 2 व्यापारिक घराने मेरठ में ही एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे। अधिकारियों ने मुझे रोकने के लिए मेरे विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आधारहीन केस दायर किए। योजना के अनुसार वो मुझे जिला बदर करना चाहते थे ताकि मेरे मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना निर्मूल हो जाए। डॉक्टर मुक्ति ने फिर मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा, तुम सच्चाई पर रहो और लड़ो, मैं इलाहाबाद से उच्च न्यायालय से तुम्हारी रक्षा करूंगी। और उन्होंने यही किया। मेरे विरुद्ध झूठे केस दायर होते रहे और डॉक्टर मुक्ति की टीम, जिसमें श्री यशार्थ जी, श्री अनुराग खन्ना, श्री अजीत कुमार एवं श्री गोपाल चतुर्वेदी थे, मेरी रक्षा करती रहीं। डॉक्टर मुक्ति इतनी मिलनसार थी कि मेरे विरोधी भी उन पर विश्वास रखते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्हीं व्यापारिक घरानों में से एक परिवार की 17-18 साल की एक बच्ची को किसी प्रशिक्षण हेतु कुछ दिन इलाहाबाद में रहना था। मेरे घोर विरोधी गुट में होने के बाद भी उन्होंने मुक्ति से निवेदन किया कि वो बच्ची को उतने समय इलाहाबाद में उनकी अभिरक्षा में उनके घर रह जाए, और मुक्ति ने उसे अपनी बच्ची की तरह अपने घर में रखा भी। यह सुभारती का एक आकर्षण है कि मेरठ में सुभारती परिसर में सभी लोग परिवार की तरह रहते हैं। विभिन्न तीज त्योहार एक साथ मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। ये परंपरा भी डॉक्टर मुक्ति के गुरु डॉक्टर वीबी सहाय, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक जनरल के पद से सेवानिवृत्ति के बाद सुभारती को लगभग 15 वर्षों की लंबी अवधि तक अपना नेतृत्व दिया, के द्वारा स्थापित की गई। जब डॉक्टर सहाय सेवानिवृत्त हो गए तो मुझे ये सोच हुई कि सुभारती में जो परिवार जैसा वातावरण है उसका क्या होगा, परंतु डॉक्टर मुक्ति ने उसे टूटने नहीं दिया। कितने ही लोग सुभारती से उन्हीं के कारण जुड़े। मैं शादी से पहले जाति विहीन समाज संबंधित छुटपुट आंदोलन चलाता था, क्योंकि मुझे जाति और वर्ण व्यवस्था रास नहीं आती थी। डॉक्टर मुक्ति ने कंधे से कंधा मिलाकर इसमें मेरा साथ दिया। वर्ष 1992 में भगवान बुद्ध की शरण में जाने की मैं योजना बना बैठा। मैंने अपने नाम से भटनागर हटाकर अतुल कृष्ण कर लिया। उन दिनों वो इलाहाबाद में थी और मैं मेरठ में। उन्होंने मेरे साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में वो सर्वप्रथम 1992 में मेरे कहने पर प्रविष्ट हुई, पर अपने अध्ययन एवं निष्ठा के कारण उनकी सुगंध धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। विश्व के दक्षिण पूर्व देशों में उनका नाम फैल गया। म्यांमार में तो उन्हें वहाँ की सर्वोच्च धार्मिक संस्था द्वारा बुलाकर उनका सम्मान किया गया एवं संघ माता का अलंकरण कर दिया गया। डॉक्टर मुक्ति के परिनिर्वाण का इन बौद्ध देशों में अत्यंत दुख है। कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, सभी जगह उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। मैं जब इस क्षेत्र में भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ भी वो मुझसे आगे बाजी मार गई। उनके नाम से आज इन देशों में लोग मुझे भी जानने लगे हैं। अगर वो कुछ समय और रहती तो अवश्य ही मेरठ एवं इलाहाबाद का नाम इस दिशा में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक रोशन कर देती। हमने उनके नाम पर संघ माता डॉक्टर मुक्ति ग्लोबल बुद्धिस्ट फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा आरंभ किए गए अथवा परिनिर्वाण से पूर्व विचारित योजनाओं को स्थापित एवं आरंभ किया जाएगा। यहाँ हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यादों की बारात तो इतनी लंबी है कि समाप्त ही नहीं होगी, पर अब अंतिम बात कहकर अपनी वारी को विराम दूंगा। डॉक्टर मुक्ति कई बार ये कहती थी, तुम्हारे साथ विवाह हुआ है, जो तुम्हारा फैसला होगा वही मानूंगी। इस संबंध में उनका एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध हो गया था कि मैं तो पतंग पीछे डोर हूँ। इस फरवरी के महीने में ही हमने देहरादून में एक अस्पताल का शुभारंभ किया।
डॉक्टर मुक्ति स्वस्थ न होने पर भी वहां गई और मेरा उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी वहां आए। उनकी तैनाती पहले मेरठ में रही थी जब उत्तराखंड नहीं बना था। उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। वो डॉक्टर मुक्ति से बोले, भाभी जी अब तो आप मेरठ छोड़कर देहरादून ही आ जाइए। उन्होंने वही वाक्य दोहराया, मैं तो पतंग पीछे डोर हूँ, जहाँ ये ले जाएंगे मैं चली जाऊँगी। वो बोले, नहीं भाभी जी, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप किसी के पीछे चलने वाली डोर नहीं हो सकती। डॉक्टर मुक्ति जोर से हंसी और बोली, डोर पतंग के पीछे चलने के साथ साथ पतंग को साधने के लिए भी होती है। मैं डोर की तरह पीछे ना रहूं तो उनको साधेगा कौन। अब वो स्वयं डोर तोड़कर चली गई। मैं नहीं जानता मुझे साधेगा कौन। लोग मुझे सांत्वना देने के लिए कहते हैं वो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु डॉक्टर मुक्ति की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें एवं मोक्ष प्रदान करें। परंतु मैं अपनी प्रार्थनाओं में बस डॉक्टर मुक्ति से यही कहना चाहता हूं कि जीवन भर तुमने मुझे सहारा दिया था। अब भी जब तक मेरा ये जीवन शेष है, तुम प्रभु के चरणों में नहीं जाना और ना ही मोक्ष के बारे में सोचना। अब तुम शरीर में ना सही आत्मा से मेरे साथ रहना। मुझे आने दो, फिर साथ ही अगर कोई प्रभु होगा तो उसके चरणों में चलेंगे, नहीं तो फिर इसी धरती पर जन्म लेकर इसी प्रकार लोगों की सेवा करेंगे। आमीन। जय हिंद, जय सुभारती। अतुल कृष्ण। It was a really very sentimental tribute। और अगर आपके साथ आपकी जीवन संगिनी ऐसी हो जिसमें साक्षात दुर्गा के सारे रूप हों, तो आपका सफलता पाना निश्चित ही संभव हो जाता है। अब उनकी बेटी ने, डॉक्टर शल्य ने मुक्ति को एक वृत्तचित्र के द्वारा अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। वो वृत्तचित्र आप सबके लिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। Dr. Mukti, a lady with magic in her hands, abundance of talents, and an encyclopedia of knowledge, cannot be expressed in simple words and a few slides. Here, we remember her with her diverse personas, talents, and how she inspired the best in all of us. Born in Allahabad to the renowned Narayan family, the youngest of the Narayan sisters, she was quick to become everyone's favorite with a charming style and flawless talents. While all the sisters made a mark for themselves, Mukti chose the medical field and became a physician. She got married to Dr. Atul, a surgeon in Meerut in 1982 and started a new journey of her life. They had 3 beautiful children. After her marriage in 1982, she, along with her husband, started their medical journey as simple visiting practitioners to starting their own nursing home, the Kamal Nursing Home. Later, they faced mobs, riots, and much more. But with their hard work and determination, they soon established the first multi-speciality hospital, the Lokpri Hospital, in 1989. The threats, constant attacks by anti-social elements forced Dr. Mukti to shift to Allahabad for the safety of her children and also to take care of her mother, where she started the Jagat Narayan Clinic and soon became a renowned and successful physician of Allahabad. It is said, nothing big is achieved without passing the test of time, facing and fighting struggles and proving oneself. The journey from 1982 to 2021
was not easy, but here is a glance on what she has achieved. A 350-bedded Lokpur Hospital in the Meerut city. Swami Vivekanand Subharti University in Meerut, a private university spread in an area of about 250 acres with over 18 colleges and 250 programs. Each program being recognized by the requisite council, while each recognition required effort, days and nights together, running around sleepless nights and struggles undefined. The Chhatrapati Shivaji Subharti Charitable Hospital, an 1100-bedded hospital in Meerut. They started another university in Dehradun in 2011, and in spite of being surrounded by controversies and the usual struggles, they went further ahead to start another campus with a 300-bedded charitable hospital, the KKB Memorial Buddhist Charitable Hospital, which was inaugurated in 2021. Under her realm, many rural schools, health centers were also established and are running successfully. The Subharti Group also have other projects running like the Engineering College in Bishnor, the Beehive Group of Institutions, the Subharti Media House with the Subharti Channel and Prabhat Publications. The charm of the university. No one could remain undazzled by her charisma and purity of heart. Her humbleness, values, and unfathomed show of culture won hearts of anyone who would meet her. Owing to the same, she won many awards and titles. Also, the title of Sangamata in 2018. She was limitless, a perfectionist, not only with her academics, not just as a teacher, but in all fields. She was the perfect amalgam of culture, modernity, art and skills, balance of work and home. Here is a glimpse of the beautiful artworks made by her, displaying the different forms of Indian art, exhibiting her expertise in all of them. She designed saris, clothes, made designer artwork out of rejected pieces of furniture and much more. To compile all her work and to give a platform to all her loved ones, a website has been created in her name, www.muktibhatnagar.com, wherein you can leave a note on a special memory with her or a word in her memory. Many of us have heard her songs. She was a musician with a nightingale-like voice. Here is a glimpse of few of her songs. यही गलती करती उन्होंने पूछे हाथ अपने पसंद बाबूरा अंदर से बैठी दिखे बहनों सासू पुत होई गए बहू के गुलामों बाबूरा अब है धांसू सा जवाब। धांसू एक इलाहाबादी शब्द है। हमरे तो भय सासू, हमरे तो भय सासू वादिन गुलामंगा, हमरे तो भय सासू वादिन गुलामंगा कि घूमे है साथ भवरिया बुरा कि घूमे
कोई शब्द ही नहीं है। She could dance on any beat and energize any celebration with her presence. Oh, and what a performer she was. This is just an example of one of her performances she gave at the Sangeet of her daughter. The gatherings would wait to hear her speech. She was a mesmerizing orator. स्टूडेंट्स, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी है। और मुबारक दिन तो है, लेकिन पसीना पूछने का दिन नहीं है। पसीना तो मेरा उस दिन पूछेगा जिस दिन तुम लोग इस कुर्सी पे बैठोगे, जिस कुर्सी पे चांसलर मैडम और वाइस चांसलर मैडम बैठेंगे, क्योंकि तब हमें ये शांति होगी कि हमारे बाद भी हमारा झंडा लेना रहेगा, हमारे सुभाषी के उसूल, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, जो सपना है, वो पूरा होता है। नहीं तो मेरे साथ जो है एक जिंदगी तो रिले रेस है, और रिले रेस में ये बैटर मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। तुम्ही को ये लक्ष्य पूरा करना है, ये डिग्री तो केवल शुरुआत है। सो मेरा पसीना पूछना, तो मेरा पसीना पूछना, आज तक ये दिमाग का जवाब नहीं मिला है कि कान्हा जो थे कृष्ण कन्हैया में, उनमें देवी का रोल ज्यादा था कि यशोदा का। मुझको तो लगता है शायद यशोदा ज्यादा आगे थी, क्योंकि अगर वो हरि कृष्ण से आगे बढ़ के उन्होंने कंस का वध किया और गीता का ज्ञान दिया, तो वो तो उनके संसार में थे, जो यशोदा माँ ने दिया था, तो मैं ही तो तुम्हारी यशोदा हूँ। देवकी जरूर है, देवकी है, लेकिन बच्चे तुम यशोदा के हो। तो और एक और बात बताएं, कैन आई टेक 1 minute more of my experience in Subharti? जब ये तुम लोग रहते हैं ना कैंपस में, तो हमेशा रोज ये होता है कि आज ये झगड़ा हो गया, आज ये लड़ाई होगी, आज इस लड़के ने सीटी मार दी इस लड़की को, ये 2 ग्रुप कर गए। डॉक्टर वैभव हंस रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के कॉलेज में ये सब होता रहता है। लेकिन हाँ, और कुछ बच्चे लड़के के भी सीधे हो गए, क्योंकि पहले ज्यादा ये सब होता रहता था। और हम लोग कहते ओह बच्चे देखो मैच हो रहा है, शोर से आ रहा है हॉस्टल से, और रोज मार पिटाई हो रही है। लेकिन जब पावन के दिन आते हैं और पूरा सुभाती खाली हो जाता है, चिड़िया भी बोलना भूल जाती है, तो चिड़िया भी नहीं कहती है कि कहाँ गए मेरे बाल को पाल। और हम सुबह उठ के सोचते हैं अच्छा सुबह हो गई, अच्छा शाम हो गई, रात हो गई, क्योंकि हमको लगता है जितना तुमने हमको ज्यादा दिया है, हमको जीने की राह दी है, हम The writer, the composer. She wrote a few songs, got them copyrighted, and also the Subharti song.
रास्ते चमक उठे, रोशनी दिखाता चल, जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल। रास्ते चमक उठे, रोशनी दिखाता चल, जहाँ भी अंधेरा हो। विश्व के ललाट पे तिलक तुमको भरना है, मानवता की सेवा में जीवन धूम करना है। धन्वंतरि का दूत बन व्याधि को मिटाता चल, भास्कर करने जुबन तिमिर को हटाता चल। जहाँ भी अंधेरा हो दीप तू जलाता चल। She was the planner and designer of the landscape of both the universities. The lush green lawns, the beautiful trees, the lovely flowers, and thus the chirping birds are all owed to her dedication, love, and undivided attention towards the plantation and their care thereafter. She was the best wife, unparalleled mother, and the most doting grandmother. She has left us today with a vacuum which can never be filled, with a message to celebrate life each day as it comes, and to have an unstinted faith in the Almighty. Jai Hind. मेले में रोए तो केले में रोए, मेले में रोए तो केले में रोए, अजी अकेले में सिर बड़े मारे बलम। सगिया में सिर बड़े मारे बलम। हाय सुसकी दे दे रोए रे। She was a multitasking, great performer, and she performed the ultimate act of the life, that is the death, this year. हम लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनका जीवन चरित्र देखकर लगता है जीवन के हर क्षेत्र में वो कार्यरत थी, और फिर भी बौद्ध थी। यही बौद्ध का दर्शन है, कर्म रहे लेकिन संलिप्तता नहीं रहे। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जनक की तरह सब कुछ कीजिए लेकिन संलिप्त मत रहिए। आज उनकी इसी बौद्ध धर्म की जो दर्शन उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया, बौद्ध धर्म के कई देशों में उनके लिए एक मेरिट सेरेमनीज कंडक्ट की गई हैं, जिसके बारे में उनकी बेटी अवनी कमल द्वारा कुछ जानकारी दी जा रही है। Dedication for the betterment of society, for education. Secretary General of State Marika of Myanmar gave her the name Sanghamata. This is mean the patron, like the mother of the Sangha, because she always support the Sangha, especially in the university in India. I met her one time in Thailand. Of Swami Vivekananda Subharati University, India. สาวสุจิตราจำปานะครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจนะครับประสานงานการจัดสอบระดับจังหวัดดีประเภทจังหวัดขนาดเล็กแต่ใจไม่ได้เล็กเลยนะครับใจดีOn behalf of His Holiness Thích Chi Quảng, First Deputy Patriarch of the Vietnam Buddhist Sangha, Paul Dr. Thich Nhat Thu, Standing Vice Rector,
and the members of the Executive Council, and more than 1,000 venerable monks and nuns. At the opening, Most Venerable Thich Nhat Hanh presents the contribution of Dr. Mukti Bhatnagar. Her entire life has been dedicated to the Indian education that has enabled children in some rural schools to receive books, to go to school, through scholarships to promote education, providing funds to operate a number of schools for both children and workers, generating a learning environment for many people, including Buddhist monks and nuns. In recognition of the contribution of Dr. Mukti Bhatnagar to Buddhism, His Holiness Sandima Abhivamsa, Secretary General of the Myanmar Buddhist Sangha, awarded her the title of Sangha Mata in 2018. In order for the Executive Council to express their gratitude to Dr. Mukti Bhatnagar's contributions and offer a prayer for her to be reborn in a wholesome realm, the venerable monks and nuns jointly chanted the Amitabha Sutra. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे, जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। Dedication and commitment towards the field of education, health, humanitarian works, and social services. May she rest in peace. Our thoughts and prayers are with her family in this time of तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। गुरु के द्वारा श्रद्धांजलि देना पुण्यात्मा के लिए परम श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर मुक्ति के गुरु श्री B.V. सहाय जी, मेरा अनुरोध है आप पुण्यात्मा के लिए कुछ शब्द। मैं डॉक्टर मुक्ति, जिसके श्रद्धांजलि के लिए हम सब आज यहाँ पर हैं, उनके बारे में मन में जो मेरी बातें थी कि मैं उनके बारे में आप सबको बताऊंगा, वो बातें करीब करीब सब डॉक्टर अतुल जी के द्वारा उनकी भावनाओं में व्यक्त, डॉक्टर शल्या, डॉक्टर अवनी, सबके द्वारा ये सब कुछ बता दिया गया। और अब डॉक्टर मुक्ति का व्यक्तित्व जो अंत में आपने जो अभी सुना, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, यही उनकी अंत होती, सबका मंगल होए रे। वो एक इस भावना के साथ उनका जीवन रहा है। मैं मुक्ति के परिवार से बचपन से जुड़ा। डॉक्टर मुक्ति के पिता, जैसा आपने
अभी सुना डॉक्टर जगत नारायण, कैप्टन जगत नारायण, ब्रिटिशर्स के टाइम से भी एक बड़े कुशल चिकित्सक थे। यहाँ पर इलाहाबाद में डॉक्टर जगत नारायण, उनकी माताश्री कमल नारायण शिक्षा क्षेत्र में उनका दबदबा था, उनकी पकड़ थी। उनको ऐसे परिवार में मुक्ति ने जन्म लिया। उन्होंने अपने पिताश्री के क्वालिटीज़ को, अपनी माता की एडमिनिस्ट्रेटरशिप क्वालिटी, इंटेलिजेंस, ये सब इम्बाइब किया। उनका बचपन मैंने देखा। उनको यहाँ डॉक्टर बनते देखा। डॉक्टर मुक्ति एक बड़ी कॉन्फिडेंट, आपने उनके चरित्र को अभी देखा, मगर एज ए स्टूडेंट भी बड़ी कॉन्फिडेंस थी उनको। उनकी वो 5 बहनें थीं। 5 बहनों में ऐसी संभ्रांत परिवार, सब के सब उस परिवार में शिक्षित, प्लेस्ड, वेल प्लेस्ड। इसमें 2 डॉक्टर्स, एक उनकी बड़ी बहन जो दूसरे नंबर पे थी, उन्होंने भी डॉक्टर यहीं से किया, मेडिकल किया, इंग्लैंड चली गई, वहाँ बस गई। उनसे बड़ी बहन इनकम टैक्स कमिश्नर तक गई थी, रही। उनकी और दोनों बहनें IAS थी, सब विभिन्न क्षेत्र में। मगर मुक्ति ने अपने पिताश्री का जो देखा, उन्होंने उनके व्यक्तित्व को देखा कि उनके यहाँ से बड़े कुशल डॉक्टर थे, बड़े बिजी डॉक्टर थे, मगर उनके क्लिनिक से कोई बगैर ट्रीटमेंट कराए नहीं जा सकता था, पैसा हो या न हो, उसको इलाज की। ये सब भावनाओं से उनके मन में ये जागृत हुआ कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर के प्रोफेशन में जाऊंगी। और उन्होंने उस समय के PMT, मशहूर PMT हुआ, उन्होंने यहाँ के PMT में परीक्षा दी और उसी समय AFMC में परीक्षा दी, AFMC पूना में। AFMC पूना का रिजल्ट पहले आ जाता था और वहाँ पर रिजल्ट आने के बाद वो जल्दी से जल्दी एडमिशन कर देते थे, बॉन्ड भरा लेते थे या फौज में नौकरी करेंगे। जब रिजल्ट निकला तो पूना में सेलेक्ट हो गई, बड़ी खुशियाँ हुई। परिवार के लोगों ने कहा कि तुम जाओ वहाँ ज्वाइन कर लो। अब तो पता नहीं यूपी PMT में आएगा कि नहीं आएगा, हालांकि वो श्योर थी कि नहीं आएगा, फिर भी ज्वाइन कर लिया। AFMC पूना ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद 15 दिन, 1 महीने के बाद यहाँ का रिजल्ट निकला, उसमें भी आ गई और उसमें इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में उनका आ गया। अब पूना से उनका निकलना बड़ा मुश्किल था, बॉन्ड, फौजी, वो सब सिस्टम, मगर बड़ी मेहनत परिश्रम के बाद उनको किसी तरह से वहाँ से आई और फिर यहाँ हमारे इस विद्यालय की छात्रा बनी। हर फन मौला, the best student, one of the most brilliant student, extracurricular activities, full of extracurricular activities, what not. तो उनके व्यक्तित्व को अब हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सब सुनने के बाद, जानने के बाद, आप लोगों को देखने के बाद, कि वो एक ऐसी व्यक्तित्व थी
सिर्फ ये एक वर्ड इसमें मैं जो नहीं आया है, जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उन्होंने या उनके माता पिता ने उनका हाथ जिसके हाथ में सौंपा, जिनका नाम डॉक्टर अतुल कृष्ण, आज अतुल आप जानते हैं, वो अतुल को मैंने देखा, जाना और समझा उनके साथ सुभारती में जुड़ने के बाद। जब मैं 97 से जुड़ गया था उनके साथ, 10-15 साल वही उनके साथ रहा, और देख करके उनका व्यक्तित्व में जो उनका व्यक्तित्व एक फुल ऑफ कन्विक्शन, फुल ऑफ एनर्जीज, फुल ऑफ थॉट्स, नेशनलिज्म, वो जो थी उनके अंदर थी, उसमें डॉक्टर मुक्ति ने जिस तरह से उनके साथ कंधे में कंधा मिला के उनको प्रोत्साहित किया, आज वो साम्राज्य, वो सुभारती साम्राज्य, और सुभारती साम्राज्य जिसको डॉक्टर मुक्ति का जिसमें योगदान रहा, उस योगदान में उसकी कल्पना वही कर सकता है जो उसको पक्षुरी देखे। मैंने डॉक्टर मुक्ति का बचपन देखा, मैंने बताया आपको, मैंने उनको डॉक्टर देखते बनता। मैं सिर्फ उनके बारे में यही 4 शब्द यही कहूँगा मुक्ति के बारे में कि सुभारती परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, अथक परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी, लाखों दिलों में अमर रहने वाली ऐसी हमारी पुत्री मुक्ति थी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके यश को प्रणाम करता हूँ। ये आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है। डॉक्टर शरद वर्मा आगे के मंच पर कुछ समय के लिए आना चाहते हैं, कुछ आगे की प्रोसीडिंग्स को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर शरद। निशब्द हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी माँ स्वरूपा बहन मुक्त दीदी के चरणों में शत-शत नमन करता हूँ और यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में आए सभी लोगों को सादर नमन करता हूँ। मैंने माँ स्वरूपा बहन कहा, ये सत्य है। जो लोग उस समय से जुड़े हुए हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं। एमएस सर्जरी पास करके जब मैं यहाँ निकला तो सबसे पहले दीदी से मिलने गया कि मैं तो नया सर्जन हूँ, मुझको कौन केस कराएगा। उन्होंने कहा मैं कराऊंगी, तुम आओ करो। हमने बहुत सीधे से कहा दीदी हमें नहीं करना आता, हमें डर लगता है। हमने एज ए रेजिडेंट काम किया है, एज ए इंडिपेंडेंट सर्जन काम नहीं किया, मैं नहीं कर पाऊँ। और विश्वास मानिए, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को छोटे से बड़ा करने में एक एक संस्कार देती है, उस तरह से उन्होंने मुझे एज ए सर्जन इलाहाबाद शहर में इस्टेब्लिश किया। और ये यादें यहीं तक नहीं सीमित रह गई। ये यादें डॉक्टर जगत नारायण मेमोरियल सुभारती मिशन अस्पताल, कमल नर्सिंग होम, लोकप्रिय अस्पताल, सुभारती मेडिकल कॉलेज, सुभारती विश्वविद्यालय, सब जगहों से ये यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। शल्या, कृष्णा और अवनी द्वारा प्रस्तुत किए गए
सभी चीज़ों में सब कुछ बहुत अच्छे से उनका व्यक्तित्व परिलक्षित हो गया है। हम सब जानते हैं, वो हमेशा हमारी यादों में हैं। ऐसे व्यक्तित्व कभी दुनिया से जाते नहीं, उस विचारों में हमेशा जीवित रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और ऐसे व्यक्तित्वों को जाना भी नहीं चाहिए। अगर वो चले गए तो हमें सिखाएगा कौन। जहाँ तक उस पूरे की शुभारती एक जो हमारे अतुल सर का सपना था, उसके सर अगर आपको याद होगा कि हम लोग उस समय से जुड़े थे जब कमल नर्सिंग होम में ज़मीन पे दरी बिछा के एक छोटी सी डेस्क रख के 1995 और 96 में हम लोग उसकी पत्रकथा लिखा करते थे। जब वो शुरू ही नहीं हुआ था, हम लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी और दीदी रोज़ उसके बारे में हमसे फ़ोन करके बात करके पूरा हर चीज़ का फीडबैक लेना। क्या अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कोविड हो गया। एक दिन उन्होंने ऐसे ही हालचाल के लिए फ़ोन किया, उन्हें पता लगा हमें कोविड हो गया। उसके बाद जब तक मेरी पूरी रिकवरी नहीं हुई, एक दिन भी नहीं था कि ऐसा कि उनका फ़ोन ना आया हो कि शरद तुम कैसे हो। और सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे परिवार का हाल, अल्पना का, बच्चों का, हमारे छोटे भाई का, हमारी दीदी का, सबका। तो मैं तो इस परिवार का एक अभिन्न सदस्य हूँ, कभी अलग न था, न हूँ, न इस जीवन में हो सकता हूँ। कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हम उस दीदी के संस्कारों से बंधे हुए। और संस्कार क्या होते हैं, उसका जीता जागता स्वरूप अगर आपको कभी कृष्णा, शल्या और अवनी के सानिध्य में आने का मौका मिले तो इन बच्चों के साथ रह कर देखिए कि माता पिता से अर्जित संस्कार क्या होते हैं। दीदी और दीदी की सारी बहनों को देख के लगता भी था, उनको भी देख के लगता था कि अम्मा से और डॉक्टर जगत नारायण सर से मिले संस्कार क्या होते हैं। एक पारिवारिक संस्कारों में बंधी और हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा सोचना, बहुत अच्छा करना और किसी चीज़ से डरना नहीं। टेढ़ी से टेढ़ी सर्जरी, याद है मुझे, एक जज साहब की पत्नी को कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उनको ऑपरेट होना था, सिटिंग जज थे यहीं के। हमने कहा डॉक्टर नलिन मिश्रा सर को बुला लेते हैं। बोली नहीं, तुम हमारे रूटीन सर्जन हो, तुम ऑपरेट करोगे, मैं खड़ी हूँ, तुम ऑपरेट करो। वो विश्वास था उनमें हमारे प्रति, और आज उस विश्वास की वजह से ही अनफॉर्चुनेटली 2005 में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे सर्जिकल फील्ड छोड़नी पड़ी। मैंने अपना प्रोफेशन मैनेजमेंट फील्ड पे सिक्योर किया और उसके बाद भी उनका निरंतर सपोर्ट आज हमको उस जगह पहुंचा पाया कि हम इलाहाबाद शहर को कई चीज़ों में इंडिपेंडेंटली पूरे यूपी में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ उनके ब्रॉटअप और उनके दिलाए गए विश्वास का फल है। और जहाँ तक उनके बारे में कहा जाए तो बस 3 शब्दों में पूरा चीज़ बयां हो जाती है। किसी भी सिस्टम को, किसी भी तंत्र को चलाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हृदय, एक आत्मा और एक ऊर्जा। तीनों उनके पास था और उसका जीता जागता स्वरूप आज सुभारती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर अतुल सर से हमें एक निवेदन प्राप्त हुआ है। एलुमनाई एसोसिएशन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। वर्तमान अध्यक्ष हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर आलोक मिश्र हैं। आलोक जी के नाम ही ये पत्र संबोधित है, जिसमें सर ने लिखा है, टू द प्रेसिडेंट एलुमनी एसोसिएशन प्रयागराज Medical College Prayagraj. Sir, Dr. Mukti Bhatnagar was a student of MLN Medical College Prayagraj of the entrance batch of 1974. She had done her MBBS and MD in general medicine from this college. After marriage, she shifted to Meerut and started her career in 1983 as a general physician. Thereafter, she took training in ultrasonography and established the first ultrasound center of Meerut. She, during her lifetime, established 2 universities, one in Meerut and another in Dehradun, Uttarakhand. Under these universities, there are more than 20 colleges of higher education, including a medical college and a dental college.
She has also established several schools up to the levels of intermediate and health centers in villages solely for the charitable purposes. I am sad to inform you that she passed away on 7th of June 2021. She has left so many memories which are related to Prayagraj Medical College during her stay there as a student. She was a life member of Alumni Association MLN Medical College at Prayagraj. I propose to start an annual oration in memory of Dr. Mukti Bhatnagar under the aegis of Alumni Association of MLN Medical College, Prayagraj. If agreed, I am prepared to give the required amount in the corpus of the association. You are requested to kindly consider my request and proposal and inform me about your decision. इस समय हमारे बीच हमारे एलुमनी वेलफेयर एसोसिएशन मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के हमारे अध्यक्ष, वर्किंग सेक्रेटरी और हमारे पेट्रन इस मोतीलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सा परिवार के मुखिया हमारे प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर SP सिंह सर मौजूद हैं। इस कॉलेज का छात्र होने के नाते, इस एलुमनी एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, सुभारती परिवार का एक अभिन्न सदस्य होने के नाते ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि इस ओरेशन के लिए सर अनुमति प्रदान की जाए और इस महान आत्मा का नाम इस कॉलेज में अमर होने दिया जाए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं निवेदन करूँगा अपने प्रधानाचार्य महोदय प्रोफेसर SP सिंह सर से कि डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैडम से जुड़ी बातों के विषय में कुछ शब्द अपने यहाँ पे उद्धृत करें। आज संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी के श्रद्धांजलि समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर मुक्ति भटनागर की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ, उनको आत्मा को शांति मिले और उनका नाम अमर रहे और हमारे कॉलेज से बीइंग एलुमनाई एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते इनका नाम हमारे मेडिकल कॉलेज के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहे और हमेशा याद रखा जाएगा। मैं आज मैडम के बारे में जो सुन रहा था वो लग रहा था मैं सुनता ही रहूं और मेरे इतने व्यस्तता के बावजूद भी मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कहीं और जाना है, जबकि मैं एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन मजबूरी बस व्यस्तता का कारण रहता है। लेकिन आज उनके बारे में जितनी बातें सुनी वो लगता था कि सुनता ही रहूं। यही उनके लिए सबसे बड़ी ग्रेटनेस की बात है, उनकी महानता है। वो एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी और हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए पूरा देश न केवल मेडिकल क्षेत्र बल्कि हर क्षेत्र में पूरा देश उनको याद रखेगा। जैसा कि मैं सुन रहा था कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में कितने कॉलेजेस हैं, 2 मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी एक व्यक्ति का और साथ में उनके परिवार का और क्या हो सकता है कि जो एक मेडिकल फील्ड में उन्हें 2 यूनिवर्सिटी स्थापित उन्होंने किया। और अगर कोई पूछता है कि ये
उत्तर प्रदेश में या उत्तरांचल में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हो तो कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज है, तो एक ही बात याद आती है सबके मुंह से, सुभारती मेडिकल कॉलेज। तो उन्होंने जो इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम किसी भी देश के उत्थान में अगर सबसे बड़ा पैरामीटर अगर कोई है वो है चिकित्सा एवं शिक्षा। तो दोनों के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन पूरे देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और आज बैठे बैठे मैं ये सुन रहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष को किसके लिए किया? पूरे समाज के लिए किया, ज़रूरतमंद लोगों के किया। जैसा कि ये भी पता है कि उनको कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गरीब लोगों के निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है। दोनों अपना पूरा जीवन समाज के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने अपने जीवन पूरा अर्पण कर दिया। यही उनका सबसे बड़ी महानता है। इसी कारण से आज न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में कोने कोने से उनकी आत्मा को शांति के लिए स्मरण किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और उनके साथ साथ मैं जैसा कि सुना कि डॉक्टर अतुल भटनागर जी ने साथ मिलकर उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा है। तो आज मैं इस अवसर पर पुनः अपने मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से, यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों की ओर से, हमारे मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सक, सीनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ओर से मैं पुनः एक बार डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी को आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और नमन करता हूँ। और ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर अतुल कृष्णा वो इस जो उनके अभियान को है, जो उनको यादों को है, उसको बनाए हुए उसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। और कभी ये मत सोचे कि आप अकेले हैं, आपके साथ तो इतना कारवा जुड़ गया है पूरा देश विदेश में कि सब लोग आपके साथ जुड़े हैं। एलुमनाई एसोसिएशन विशेषकर आपके साथ जुड़ा है। और आज मैं इस पर से एक आभार भी आपको व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इन हम लोगों को याद किया, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज को याद किया, एलुमनाई वेलफेयर एसोसिएशन को याद किया, और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक प्रोग्राम, एक सभा आयोजन किया। ये अपने आप में आपकी ग्रेटनेस है कि आपने उनको यादों को बनाए रखने के लिए, हम लोगों को जोड़ने बनाए रखने के लिए आपने एक ऐसा प्रोग्राम किया है। ये बहुत अपने आप में आपकी बड़ी महानता है कि आपने मैडम के सपनों को, उनको यादों को पूरा किया। जो उनके सपने थे, मैं तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि उनके सपनों को आप जिस लेवल तक, जहाँ तक ले जाना चाहती थी, आप उसको आगे बढ़ते रहें। इसके साथ पुनः मैं मैडम को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि करता हूँ। और अंत में ये जैसा कि अभी डॉक्टर शरद वर्मा ने एक बात बताई कि आपकी इच्छा है, ये तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा भी है। हम इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उनको जो ओरेशन, उनके नाम से ओरेशन का आपका प्रपोजल है, वो हमारे एसोसिएशन की तरफ होना चाहिए। तो ये हम सहर्ष, मैं इस एसोसिएशन के पैटर्न होने के नाते, हमारे डॉक्टर आलोक मिश्रा हैं प्रेसिडेंट और हमारे सेक्रेटरी, उनकी ओर से मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब हम लोग हर वर्ष उस अवसर पर हमारे प्रोग्राम में उनके नाम पे ओरेशन करेंगे और उससे हमारी यादें जुड़ेंगी। एक निवेदन के साथ आपसे कि आप उस दिन जब प्रोग्राम रखेंगे थोड़ा समय निकालकर जरूर आएंगे। और इस श्रद्धांजलि सभा के अंतिम क्षणों में मैं श्रोतागणों से आपसे अनुरोध करूंगा, अगर कोई कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहे तो सहर्ष
आप आ सकते हैं। इतनी सारी बातें कही जा चुकी हैं कि कहने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ मैं अपनी यादों को थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। वो इतनी लविंग और केयरिंग लेडी थी और इतनी हेल्पिंग थी कि 1992 में जब हम एमएस पास हुए तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि हम कहीं ऑपरेट कर सकें। मैं एक सर्जन था और डॉक्टर केशवानी साहब मेरे गाइड थे, उनका अपना हॉस्पिटल था। मुक्ति मैडम वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करने जाया करती थी। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, हम के बस पीएमएस की नौकरी करता हूँ और जो रास्ते में ओपीडी होती देख लेते हो। बोले मेरी क्लिनिक पे आओ, मुझसे मुलाकात करो। मैं गया मिलने तो मैडम ने बोला कि मेरे पिताजी का एक क्लिनिक है, उनकी यादगार में ये मैं चला रही हूँ, लेकिन सर्जरी की एक ओटी है, देख लो। अतुल सर से आज मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन वो मेरा एसोसिएशन उनसे 92 नवंबर से लेकर सितंबर 93 तक था, जब तक मेरा एमसीएच न्यूरो सर्जरी में सिलेक्शन हो गया और मैं बॉम्बे चला गया। उस पीरियड में सिर्फ अतुल सर के बारे में मैं सुनता रहता था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे सर्जन हैं, मेरठ में हैं, वीकेंड पे और 15 दिन में आया करते हैं। अगर कोई सीरियस केस तुमसे नहीं हो सकता होगा तो रोक के रखेंगे, उनसे करवाएंगे जब वो आएंगे तब। बाकी तुमको जो समझ में आए वो कर लिया करना। हम कहा ठीक है मैडम। हमने शुरुआत करी और आप बिलीव नहीं करेंगे 93 सितंबर तक जाते जाते उस सुभारती क्लिनिक में हमने ओटी में मेरे ख्याल से 25-30 केस तो करे ही होंगे। एक दिन में 4 प्रोस्टेट, कभी कभी 2 गॉल ब्लैडर, और जितने केसेस मैं करता था वो मेरे गाइड को जाके जब अल्ट्रासाउंड करने केशवानी साहब को बताती थी, आज तुम्हारे लड़के ने ये केस किया है। और केशवानी साहब हमें बुला के फिर बोलते थे अच्छा आज तुम वहाँ भी ये करके आओगे। हाँ पहला, लेकिन हमारा उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमारा उनका पैक्ट क्या था? पैक्ट ये था कि कोई भी सर्जरी तुम कहीं और इस शहर में एडमिट भी नहीं करोगे, जो भी केस होगा एडमिट यहीं होगा, यहीं ऑपरेट होगा। तो मैंने कहा मैडम ठीक है आप कह रही हैं, और लेकिन मेरी तरफ से ये ऑफर है कि अगर कोई भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आएगा तो चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड तुम ही करोगे, मैं और किसी को नहीं बुलाऊंगी। जबकि मेरे टर्म्स डॉक्टर अशोक अग्रवाल, मीना दयाल सबसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं। पहले तुमको ऑफर करूंगी, तुम नहीं कर पाओगे तो ही किसी और को बुलाऊंगी। ठीक है। पहला गॉल ब्लैडर था, मैडम ने, हम लोग जैसे शरद ने बताया यहाँ से करके निकले थे, तो किसी ने 1 किसी ने 2 गॉल ब्लैडर किया था। पहले गॉल ब्लैडर में मुझे अभी भी याद है मेरे पीछे स्टूल लगा के खड़ी हुई थी और कंटिन्यूअस वॉच करती रही जब तक गॉल ब्लैडर निकल नहीं गया और पूरा स्टिचिंग नहीं हो गई। और एक दिन एक रप्चर्ड एक्टोपिक आई थी, 3 ग्राम हीमोग्लोबिन था। मैं घबरा गया देख के, मैंने कहा मैडम ये बहुत सीरियस पेशेंट है, इसको एसआरएन भेज देते हैं। बोले नहीं, ये मेरे फादर के फॉलोअप का पेशेंट, ऑपरेट तो यहीं होगा, अगर तुम नहीं करोगे तो मीना दयाल को बुला दूंगी। तो मैं कहा नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, तब तो मेरे रोजी रोटी का सवाल है, मैं करूँगा इसको। बोली करो चलो। उसको भी मैंने किया और वो ठीक होके चली गई। तो ये उनकी वो थी बड़प्पन और ग्रेटनेस की, वो सपोर्ट इतना करती थी, इतना लविंग और केयरिंग थी कि आपको जो डर वाली बात थी वो निकल जाती थी। और वो इस्टेब्लिशमेंट, पहला ब्रेक मुझे शहर में डॉक्टर मुक्ति भटनागर ने दिया, जो मैंने उनके हॉस्पिटल में किया। और जब तक मैं यहाँ से गया मैं किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेट नहीं किया, जितने भी केसेस किए सिर्फ वहाँ पे किए। मेरे जाने के बाद शरद ज्वाइन किया और उसके बाद जब तक यहाँ मैडम थी तब तक शरद ने किया। बट हमारी यादें बहुत ही वो थी और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और उनका जो लविंग और केयरिंग नेचर था उसका आपने रिफ्लेक्शन देख ही लिया है, क्या कितना लोग उनको चाहते हैं। ऐसे लोग वाकई कभी नहीं हो सकते, वो मेमोरीज़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हम सब उन्हें याद करते रहेंगे। इन्हीं के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान। अब इतने लोगों के बोलने के बाद बहुत ज़्यादा बचा नहीं, मुझे तो डर लग रहा था मैं रोने ही ना लगूं। पहले हम इलाहाबाद में, जब हम लोग फैज़ाबाद से आए थे तो क्रॉसफिट में एडमिशन हुआ, तो जितने साइंस स्टूडेंट्स थे सब क्रॉसफिट में जाते थे। तो वहाँ पे रोली नारायण भी पहुँची थी और बहुत होशियार लड़की थी, वो मेरे साथ इंटर में थी, लेकिन उन्होंने साइंस छोड़ दी और वो अपना आईएएस वगैरह के लिए उसमें चली गई। फिर दूसरी डॉटर जगत नारायण साहब की जो थी अंजलि, वो मेरे साथ पढ़ती थी और उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे।
वो छोटी बहन की तब मुक्ति जो थी वो 6-7 साल की थी, फ्रॉक पहन के घुमा करती थी। हम लोग कभी किसी की हंसी में उड़ाते थे तो उसको भगा देते थे, तुम जाओ उधर अलग जाके खेलो। फिर मुक्ति यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। उसके बाद दिन बीतते गए, वो आगे बढ़ती गई, उसकी ख्याति हम लोग सुनते रहे। हम लोग को बहुत गर्व हुआ कि मुक्ति इतनी आगे बढ़ गई है। मेरी बेटी की शादी जब तय हुई तो मैं शादी का कार्ड लेके पहुंची। आज मेरे अपने बीबी साहब की बात याद आ रही है कि ये सब पारिवारिक संस्कार होते हैं जो बोलते हैं। तो जब अम्मा के पास, हम अम्मा ही कहते थे, अम्मा के पास गए कि अम्मा हमारी बिटिया की शादी है, ये कार्ड है। अम्मा बोली कि बेटा तुम्हारी माँ जिंदा है? हमने कहा नहीं। तो बोली फिर नानी की रस्म मैं करूँगी। और मुक्ति पूरे टाइम शादी में भाग के काम करती थी। प्रोफेशनली तो साउंड थी हो, लेकिन वो इतनी अटैच और इतनी उसके अंदर प्यार था कि कोई हद नहीं। अब इतनी जल्दी चली गई, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि मुक्ति इतनी जल्दी चली जाएगी। एज ए स्टूडेंट एनसीसी में भाग रही है, खेल रही है, गाने गा रही है। कोई फंक्शन नहीं होता था जिसमें मुक्ति का गाना नहीं होता था। मुझे तो याद है मुक्ति छोटी सी थी और एक बहुत बड़ा अम्मा ने झूला लगवाया हुआ था आंगन में। उस पर इतनी जोर से झूलती थी कि सड़क वहाँ तक दिखती थी। मुक्ति कोई नहीं गिर जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी, और गाना गाती रहती थी कोयल की तरह। उसके जैसा तो हमने, तो वो परिवार ही बहुत अच्छा था। डॉक्टर जगत नारायण साहब का तो खैर क्या बात थी, लेकिन अम्मा के अंदर इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। हर चीज़ को, एक एक चीज़ को पकड़ के चलती थी। एक दिन मैंने देख दिया, मंगल को मैंने कहा मैं ये नहीं खाती, वो नहीं खाती, तुरंत गई हनुमान चालीसा लेके आई, बेटा ये तुम हमारी ओर से रख लो। मैंने छोटी छोटी चीज़ों में उनका प्यार दिखता था। पूरा परिवार ऐसा ही था। और सारी लड़कियाँ पढ़ने में इतनी होशियार थी कि कोई हद नहीं। सब आगे बढ़ी, सब ने नाम कमाया, सब अपनी जगह जगह हैं। और मुक्ति बहुत जल्दी चली गई। एज ए स्टूडेंट भी थी मेरी, जब मैं लेक्चरर हो गई थी तब अक्सर उसके क्लास वगैरह लेते थे। तो उसमें क्लास में बड़ी रिजर्व रहती थी, दीदी वीदी नहीं कहती थी कि मैडम ये है, इसमें बता दीजिए क्या है। तो बस यादें रह गई हैं। और मुक्ति तो चली गई, क्या करें। बट उसके जैसा उसका परिवार ही बहुत अच्छा था। हम तो जब जाते इतना पर्सनल टच होता था। हमारी हर बेटी, अम्मा हर बार साड़ी लेके आती थी, बेटा ये पीली साड़ी पहन के तुम कन्यादान करना। तो अम्मा इस बार तो हमारी जेठानी कर रही हैं। फिर अंत में तीसरी बेटी की शादी में बोली आज तो पहनोगी? हमने कहा आज पहनेंगे। एक एक चीज़ मुक्ति जाती थी, सब क्या क्या बनेगा, पूजा में क्या लगेगा, कैसे लगेगा, सब ऐसी याददाश्त है कि उसके बगैर इलाहाबाद नहीं लगता। हम तो मिस करते हैं पूरा इलाहाबाद मुक्ति को मिक्स कर गया। अब तो देख रहे हैं पूरी दुनिया ही उसको मिस कर रही है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बच्चे खूब सुखी रहें सब लोग। आप लोग जो भी करना चाहते थे कर लिया, और मुक्ति की आत्मा को भगवान शांति दें। हमें तो लग रहा था हम इतना बोल ही नहीं पाएंगे। सांस फूल ली थी, माफ़ करिएगा। नमस्कार। सभी को सादर नमन। मैं श्याम बाबू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली में मेरी तैनाती है। अभी जस्ट ट्रांसफ़र होकर के मैं मेरठ से आया। मैं वहाँ 4 साल रहा, इसलिए आज जब मुझे इस कार्यक्रम का पता चला तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। और 2:30 बजे मेरी ट्रेनिंग थी, समाप्त होने के तत्काल बाद मैंने यहाँ आया। इस 4 साल में एक ऐसा दौर आया कि हमारा पूरा परिवार पिछले साल कोरोना ग्रस्त हुआ और हम लोग सुभारती मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए। कोई बात नहीं थी, बहुत सारे लोग एडमिट हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर मुक्ति भटनागर की महानता की जो बात करना चाहूँगा कि वहाँ पे मैंने रक्षाबंधन पे, चूँकि उसी दिन मैं एडमिट था, मैं घर नहीं जा पाया था, तो मैंने एक निवेदन किया डॉक्टर साहब अतुल जी से कि मैं रक्षाबंधन यही सिस्टर्स के साथ मनाना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें। आपने घर में परामर्श किया, मैडम ने तुरंत उसकी अनुमति दी और मैंने सिस्टर्स के साथ वहाँ रक्षाबंधन सारे पेशेंट और सिस्टर्स मिलकर मनाए। वहाँ पे मैंने एक कविता लिखी थी सिस्टर्स के लिए, डॉक्टरों के लिए। मैं सवेरे उठा सो करके
तो मेरे कई जानने वाले जो वहाँ मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और बड़े एडवोकेट से जो डॉक्टर साहब से जुड़े हैं, सबके व्हाट्सएप पे वो कविता छप करके मेरे पास आ गई और सब ने बताया कि डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी ने ये आपकी कविता हम लोगों को व्हाट्सएप की है। इतनी एक्टिव थी वो। और एक महानता की और बात बताऊं कि उनका एक छोटा सा उपहार, मैं दुर्भाग्य था कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर साहब के माध्यम से उन्होंने मुझे एक छोटा सा उपहार कुछ ही दिन पहले दिया था, ट्रांसफ़र से पहले। मैं उसे सजो कर रखा हूँ। लेकिन जो अंतर बताना चाहता हूँ कि एक हमारे घर काम करने वाली लड़की थी, उसकी शादी होनी थी। सर हम जज हैं, हमारे पास बहुत पैसे तो होते नहीं, तो हमने डॉक्टर साहब के एक असिस्टेंट हैं, उनसे निवेदन किया कि भाई आप अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ से उस लड़की की शादी के लिए कुछ करा दो। पता नहीं डॉक्टर साहब को मालूम है कि नहीं, मैडम ने उसका 1/4 शादी का खर्चा मेरे पास भिजवा दिया और उस लड़की की शादी हुई, ससम्मान पूरे शान से उसकी शादी हुई और अपने घर में आज जा कर के खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। ऐसी महान आत्मा जो कि जैसे हम सुनते थे कि हर वृक्ष की यह कल्पना होती है कि वो हजारों बीज अपने जैसा पैदा करे, और हर बीज की यह कामना होती है कि वो वृक्ष बने, वही वृक्ष बने। तो यह जो मेडिकल कॉलेज है, यह वह वृक्ष है जिसने अपने हजारों बीज पैदा किए, लेकिन सारे बीज कुछ अपने जगह रहे, कुछ छोटे बढ़े, लेकिन डॉक्टर मुक्ति भटनागर वह बीज थी जो फिर एक वृक्ष बनी। एक नहीं, अपने को कई वृक्ष के रूप में उन्होंने बदला। मेरठ सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून में मेडिकल कॉलेज, तमाम संस्थाएं। तो जीवन की जो लालसा होती है हर वृक्ष की, कहे बीज की, कि हम परिणति, सर्वोच्च परिणति होती है कि हम वृक्ष बन करके अपने जीवन को समाप्त करें। तो डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी ने वह उपलब्धि पाई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां कहीं भी हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अगला जीवन जो भी हो एक वहाँ पे नया सृजन करे। वो हमें पता है कि वो एक ऐसी आत्मा है कि वो कहीं शांत नहीं रह सकती। जहाँ जाएंगी एक नया उल्लास लेकर के एक नया क्रिएशन करेंगी। हो सकता है वहाँ कोई और मेडिकल कॉलेज स्थापित करें। कोटि कोटि नमन करता हूँ उनको। इलाहाबाद हम लोग का मेडिकल कॉलेज अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पार्ट था। डॉक्टर मुक्ति भी उसी समय उसी विश्वविद्यालय की पात्र थी। उसका एक प्रेरणा सूक्त है, कॉट रेमाइट टॉट आर्बोरिस, जितनी शाखाएं उतने ही पेड़। इस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मुक्ति भी एक शाखा थी। उस शाखा ने पेड़ का रूप लिया और उस वृक्ष से और शाखाएं निकलेंगी और वृक्ष बनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अब और कुछ भी बोलना मतलब एक समुद्र में लोटे से पानी भरने के बराबर होगा, वो कभी नहीं भरेगा। मगर उनके लिए नहीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बस एक छोटी सी बात बोल करके इस कार्यक्रम को समापन करेंगे कि हम सबके जीवन में हम सब ने महसूस किया है किसी न किसी मोड़ पर कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो चाहे कभी बहुत अल्प समय के लिए भी मिले हों, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि आपके मानस पटल पर आजीवन आपके दिल और दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ जाता है कि उससे आप कभी भी दोबारा नहीं मिलें, लेकिन आप उसको भूल नहीं सकते हैं। हम सब ने महसूस किया होगा, और आप अभी थोड़ी देर के लिए कल्पना करना चाहे तो हर व्यक्ति कल्पना कर सकता है सबके जीवन में। मेरे जीवन में तो नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में मैं उनके साथ अल्प समय नहीं रहा, मैं चूँकि परिवार से उनके जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने उन लोगों से बात की जो लोग बहुत कम समय पर उनसे मिल पाए थे। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मेरठ में वो रहीं इतने समय, तो सब जानते थे बहुत लोग कि मेरा उनके साथ पारिवारिक रिश्ता भी है, और हमारे पिताजी भी चूँकि वहाँ इतना समय रहे, तो बहुत छोटे छोटे कामों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए भी उनके पास जाने के लिए हमसे सिफारिश करते थे कि एक बार प्लीज़ आप डॉक्टर मुक्ति से बात कर लीजिए, अतुल सर तो बहुत बिजी रहते हैं, मेरे बारे में ये एक छोटी सी हेल्प करा दीजिए। हमने कहा कि हाँ, हम फ़ोन करेंगे, हम बात कर देंगे, तुम जाओ उनसे मिलो, बता ज़रूर देना कि इलाहाबाद से आए हो और उनसे मिलके काम कर लेना। हम से बात की बात भूल जाते थे। कई दिनों बाद कहीं पर जब वो हमको मिले, ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास अनगिनत लोग हैं, उदाहरण हैं
कि जब वो लौट के आते थे तो मुझे धन्यवाद देते थे कि आप मेरा उन्होंने जितना मैं उम्मीद करके गया था उससे अधिक उन्होंने मेरी सहायता कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब मैं उनसे बोलता था कि बच्चे, मैं तो उनको बोला भी नहीं, मैं तो उनसे बात भी नहीं किया तुम्हारे बारे में, तुमने सिर्फ इतना कहा था कि तुम इलाहाबाद से गए हो और उन्होंने तुम्हारी उस समस्या को सुन करके आज तुम जो बता रहे हो तुम्हारा सारा काम हुआ। ये एक व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व कभी नहीं मरता है। आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम उनके पार्थिव शरीर के न होने की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मगर ऐसा व्यक्तित्व कभी नहीं मरता है, सदैव हमारे दिलों में जीवित रहता है। और ये आने वाली पीढ़ियां जिस प्रकार से जो कर गई हैं इस समाज के लिए, आने वाली कितनी पीढ़ियां उनको अपने इन चीज़ों से वो अमर रहेंगी, इसकी कल्पना हम और आप कर सकते हैं। एक बार फिर अंत में अंत से ही एक नई शुरुआत होती है, एक शुरुआत उनकी एक नए जीवन की। वो जहाँ भी हों वो इसी प्रकार अपने इस जीवन को परिलक्षित करें, जहाँ भी रहेंगी। जैसा कि अभी भी बताया नायक मिस्टर साहब ने कि वो एक उल्लास का जीवन हर जगह देती थी, वो वैसे ही वो हर जगह देंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उनकी पार्थिव शरीर को आज श्रद्धांजलि ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन जीवन में कभी भी वो हमारे लिए मर नहीं सकती हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। आज उनके साथ साथ हमारे बीच और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स इस मेडिकल कॉलेज के भी, उनके घर में भी इसी तरह की दुख उनके घरों में भी टूटा, जो कि इस कोविड के दौरान नहीं रहे। बहुत से लोगों को हम जानते हैं, लेकिन आज इस मंच से एक बार उन लोगों का नाम लेना चाहेंगे, और एक बार इन सब का नाम लेने के बाद एक बार सब लोग खड़े होकर के 1 मिनट के लिए इन पुण्यात्माओं के लिए मौन धारण करते हुए उनको अपने दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर मिलन मुखर्जी 1961 बैच के, डॉक्टर रजनी गोयल, डॉक्टर स्वयं प्रकाश शुक्ला, डॉक्टर माधुरी सिंह, डॉक्टर दिवाकर शर्मा, डॉक्टर PK बैनर्जी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण, डॉक्टर प्रोफेसर PC मिश्रा, डॉक्टर श्याम कुमार मजूमदार, डॉक्टर लियाकत अली, प्रोफेसर मोहम्मद नईम, डॉक्टर SP द्विवेदी, डॉक्टर संदीप रत्न, डॉक्टर एडमिरल MV सिंह, डॉक्टर विष्णु गोयल, डॉक्टर कमलेश केसरवानी, डॉक्टर ललित जैन, डॉक्टर अनंत शुक्ला, डॉक्टर JP चतुर्वेदी, डॉक्टर संदीप रत्न, डॉक्टर नीरज शर्मा, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर अनुपम जायसवाल, डॉक्टर आनंद टंडन, डॉक्टर गणेश प्रसाद, डॉक्टर शुभ्रा फिलिप, डॉक्टर भरत अरोरा, डॉक्टर अनिल सरोज, डॉक्टर सुदीप वर्मा, डॉक्टर अनुज मौर्य, डॉक्टर विवेक यादव। इसके अलावा नॉन कोविड से डेथ होने वाले भी जो हमारे बीच अब नहीं रहे, डॉक्टर M हक, डॉक्टर शिशिर रंजन अरोरा, डॉक्टर गगन पांडे, डॉक्टर जयंत मिश्रा, और हमारी फैकल्टी के बहुत ही रिस्पेक्टेड और हम सबके बहुत प्रिय प्रोफेसर डॉक्टर JK मिश्रा और प्रोफेसर AK बजाज भी हमें इसी दौरान छोड़ के चले गए। इनके अलावा नॉन कोविड में प्रोफेसर RC पांडे, प्रोफेसर बलदेव राज, प्रोफेसर वीना मिश्रा और प्रोफेसर डॉक्टर मीना दयाल। They have all left us with very fond memories, but they will live with their values forever. They will live in our hearts, and may we aspire to lead our lives with whatever they have taught us by exemplary way of their own life. Thank you so very much. आप सबसे अनुरोध है कि 1 मिनट के लिए मौन।
ओम शांति। जो लोग पुष्पांजलि अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। हमारी श्रद्धांजलि सभा यहीं पर समाप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ किसी शायर ने कहा है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया प्रसाद ग्रहण करते हुए ही प्रस्थान करें। नहीं उठा पाया, प्रयास कर रहा हूं।